आप सब पर सलामती हो। उबैदुल्लाह अलीम का लिखा हुआ है, जो दिल को है खबर कहीं मिलती नहीं खबर, हर सुबह एक अजाब है अखबार देखना। मैंने सुना है कुर्बे कयामत का है निशान, बेकामती पे जुब्बा ओ दस्तार देखना। या रब कोई सिताराए उम्मीद फिर तुलू, क्या हो गए जमीन के आसार देखना। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो एहतसाब का दायरा इस वक्त वसी किया जा रहा है। वो जो ये समझते थे कि हमारा कुल इत्तेहाद जो है वो हमें बचा ले जाएगा, अब वही इत्तेहाद दबोने के दर पे है। वो जो ये समझते थे कि अपने मुखालिफ को दबा लिया गया है, अब उन्हें दबने की फिक्र आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिनके गिर्द घेरा तंग होने के आसार नुमायां हो चुके हैं। और कल की खबर यह थी कि शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को भी यह पैगाम पहुंचाया गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तमाम तर सियासत को इसी बात के ऊपर स्टैंड करती है कि हमने कभी मुल्क नहीं छोड़ा था, हमने तमाम तर दबाव बर्दाश्त किया था। अब देखना यह है कि मुल्क से रुखसत होने की किस किस की बारी है। ये घेरा जो तंग किया जा रहा है, ये जिसके गिर्द तंग किया जा रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए कब तक बाहर जाने पर रजामंद हो जाता है। लेकिन एक शख्सियत अभी तक रजामंदी का कोई इशारा नहीं दे पाई, उसको मनाने के लिए बहुत तगोदो हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो मंजरनामा है, उसके लिए आसार तो ये नुमायां हो रहे हैं कि 30 बड़ी इंडस्ट्रीज जो बंद हुई हैं, वजीर खजाना ये बात करते हैं, वजीर सनत व तजारत की बात करते हैं कि 1 महीने के अंदर वो इंडस्ट्री हम खोल देंगे। हम पाकिस्तान के अंदर 80 अरब डॉलर की बरामदात के लिए इकदाम कर रहे हैं। तो ये मंजरनामा किस तरीके से रोशन होगा कि जब लोगों के लिए 1 हफ्ता निकालना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान ने महंगी बिजली के तनाजुर में मुल्की सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ एक प्लान शेयर किया है और साथ ही यह भी यकीन दहानी करवाई है कि आलमी इदारे के मुकर्रर करदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। अब वो खिलाफ वर्जी नहीं की जानी तो वो किस तनाजुर में नहीं की जानी, खिलाफ वर्जी कैसे होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। वो कहते हैं कि खिलाफ वर्जी नहीं होगी, अगर रिलीफ दिया जाता है तब भी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही तो किस तरीके से होगी। FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको ये टास्क दिया गया है कि आप अपने अहदाफ हासिल करेंगे और अहदाफ के ऊपर भी हासिल किया जाएगा, जिसकी बायस मुतअद्दिद अशिया के ऊपर टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाएगा। वो टैक्स जो हैं ये बिजली के बिलों से निकाले जाएंगे, पेट्रोल की मद में लगा दिए जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो भी टैक्सेस में इजाफा कर रही है, वहां से कुछ हासिल किया जाएगा। उसके अलावा दरामदी अशिया के ऊपर फिर से टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा दरामदी अशिया के ऊपर रिलाई करता है कि रॉ मटेरियल दरामद किया जाता है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर उसे बरामद किया जाता है। अगर उसके ऊपर टैक्स को फ्री नहीं किया जाएगा, आम आवाम को बिजली के बिल्स के ऊपर आप रिलीफ दे देंगे, तो वही आम आवाम इस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर नौकरी करती है। जब पब्लिक सेक्टर बंद होने की डगार पे होगा, उस डगर के ऊपर चलते हुए जब आप उनके लिए महंगे तवानाई के मंसूबों से बिजली फराहम करेंगे और उनके ऊपर दबाव में मजीद इजाफा कर देंगे, तो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बार जाकर देखिए कि वहां से 30% जो मुलाजमीन हैं उनको यह पैगाम पहुंचाया जा चुका है कि हम आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े सेक्टर्स बंद हो चुके हैं और बहुत बड़े सरमायाकार यहां से बांग्लादेश या श्रीलंका मूव होने का सोच रहे हैं। और जो यहां का दूसरी सनत है, जो यहां की सबसे बड़ी तामीराती सनत समझी जाती थी, वो अपना पैसा दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो आपने पाकिस्तान के अंदर जो हब्से बेजा का माहौल बना रखा है, वहां से बेहतरी के आसार कैसे नुमाया होंगे कि जब आपके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस हद तक हो जाएगी कि वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर गालिब आना शुरू हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज पे मनफी असर पड़ना शुरू हो जाएगा, जब आप दुनिया को यह पैगाम देना शुरू कर देंगे कि आईने पाकिस्तान के अंदर 90 रोज में अगर इलेक्शन लिखे हुए हैं, 90 से 120 दिन भी हो जाएंगे तो क्या कयामत आ जाएगी। तो फिर यही जो हेजानी कैफियत है, ये कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर बादल को ऐसा मंडलाएगी कि वो खतरे का बादल आपके ऊपर बरसने लग पड़ा तो आपके ऊपर कोई भी छतर छाया करने को नहीं मौजूद होगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि उन्होंने बराह रास्त इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हुकाम से बात नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से एक टीम ने आलमी इदारे के हुकाम से बात की है और वो IMF प्रोग्राम को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए ये बताते हैं कि 2023-24 के बजट में हंगामी बुनियादों पर 250 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे और ये रकम बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
एक तरफ आप कह रहे हैं कि हंगामी तौर पर वो किए गए, दूसरी तरफ अभी स्पेल और भी आना है। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में बारहा इस बात का तज़किरा किया है कि सैलाब से मुतासरा होने के बावजूद हम अभी तक प्रिवेंशंस के ऊपर काम नहीं कर सके, हम रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम सही से नहीं कर सके, तो प्रिवेंशंस के ऊपर क्या करते? हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जब आप रिलीफ बिजली के बिलों में देने के लिए वो रकम का इस्तेमाल कर लेंगे, तो खुदा न खास्ता कि जब पाकिस्तान के अंदर हमें किसी ऐसी मंजरनामे का सामना करना पड़ेगा तो वहां रकम कहां से लाई जाएगी? आपने अपने बड़े बड़े सरमायाकारों को खुद से नाराज कर लिया है। आपके बड़े बड़े ताजिर जो हैं वो बरादरी के अंदर बैठकर ये बातें करते हैं कि हम ताले लगाकर चाबियां वजीर खजाना के सपुर्द कर देते हैं, कारोबार हमसे नहीं चलाया जा सकता। जो मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करने का सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जेलों को भरा जाएगा, हम कारोबार मजीद नहीं चला सकते, आप उन लोगों को अभी तक नहीं मना सके। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जाके मनाया लेकिन नहीं मान रहे, और यहां पाकिस्तान के अंदर जिसकी हुक्मरानी है वो भी मनाने के लिए गए, लेकिन अब उनके वादों पर भी यकीन नहीं किया जा रहा। तो भूखे पेट, दिमाग के ऊपर जो भूख मुसल्लत है, उसको किस तरीके से आप खत्म कर पाएंगे? रिलीफ पैकेज पर IMF को कायल करने में कुछ वक्त लग सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत कह रही है। हुकूमत कहती है रिलीफ पैकेज 400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन तक महदूद हो सकता है। ये पहले इस बात को छोड़िए, पहले ये बताइए कि एक हफ्ता, 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन जो लेट रीडिंग होती रही है, उसका खुमियाजा आवाम क्यों भुगते हैं? उसका अजाब उनके ऊपर क्यों मुसल्लत किया गया? फिर यह बताइए कि लाइन लॉसेस में कमी आप नहीं वाक़ई कर पा रहे। फिर यह बताइए कि सस्ते तेल की फराहमी को मुमकिन आप नहीं बना सके। फिर यह बताइए कि पाकिस्तान का सिर्फ 25% कोयले से आप बिजली बनाते हैं। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान आबशारों, दरियाओं और झरनों की जमीन है, लेकिन आप आबी वसाइल से किस हद तक बिजली बनाते हैं? मजमूई तौर पे वो 7% भी नहीं बनती। जब आप अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप दूसरी तरफ क्यों यकीन दहानियां करवाते हैं? दूसरी तरफ क्यों ऐसे ख्वाबों को बुना जाता है जिनकी ताबीर डरावनी होती है? भारी बिल्स भी भेजे जाएंगे, जबकि बजट में मुख्तस करदा हंगामी रकम महफूज सारिफीन पर, यानी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हम अजाबों में फंसे हुए हैं और सिस्टम को अपने पंजों में दबोचने वालों की चांदी लगी हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने कहा है कि 49 करोड़ करप्शन करने वाले का नैब से बचकर आजाद हो जाना संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत की है। मखदूम अली खान ने कहा कि नैब तरामीम के माजी के इतलाक से मुतल्लिक सवाल किया गया था। कानून साजी के माजी के इतलाक की आइन में कोई मुमानियत नहीं है। खुद जस्टिस मुनीब ने हाई कोर्ट में अपने फैसले में करार दिया था कि माजी से इतलाक होने वाले कवानीन का लदम करार नहीं दिए जा सकते। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? बेनामीदार से मुतल्लिक नैब तरामीम पर दलाइल दें। बेनामीदार रेफरेंसेस में बुनियादी केस आमदन से जायद असासाजात का था। नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई और अब नैब तरामीम से यह लाजिम करार दिया गया कि पहले प्रोसिक्यूशन साबित करे कि करप्शन के पैसे से बेनामी जायदाद बनी या नहीं। नैब तरामीम से इस्तगासे पर गैर जरूरी बोझ डाला गया है, लेकिन हमने सिस्टम को इस हद तक कमजोर कर दिया कि हम यहां पे नॉन फाइलर को भी हिफाजती हिसार देते हैं। दुनिया भर के अंदर नॉन फाइलर जो टैक्स पेयर है लेकिन फाइलर नहीं है, उसके गिर्द घेरा तंग किया जाता है। और हम यहां पे क्या कहते हैं कि ये अगर 5% दे रहा है तो तुम 10% दोगे, ये अगर 3% देता है तो तुम 6% दोगे। यानी 6% देने पे वो अपनी अरबों खरबों की कमाई को वाइट कर ले, वो आपके लिए मंजूर है। लेकिन एक आम हारी, एक आम मजदूर, एक आम नौकरी करने वाला, मुतवस्सत तबके वाला, वो आपके बोझ बर्दाश्त करता रहे, अपनी खाल उधेड़ के आपके हाथ में दे दे, आप उसकी बोटियां तक नोच डालें, लेकिन फिर भी वो आपसे सवाल ना कर पाए। और अगर सवाल करने के लिए कोई सड़कों पर निकले तो उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दें। यही आपके पास आखिरी हथियार है, जब तक इस्तेमाल हो सकता है कर लीजिए। बसूरत दीगर अवाम जब बोझ से निढाल हो गई और हलकूम से नारे निकालने की बजाय उन्होंने घर से कुछ निकाल के आपके पीछे पड़ना मुनासिब समझा, तो भागना मुश्किल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।